गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने कला शिक्षा का अर्थ और उसके महत्व का अध्ययन किया था। आज अपन उसका वर्गीकरण देखते हैं कि कौन कौन सी कलाएं हैं। कला का वर्गीकरण क्या है। कला को मोटे रूप से निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो भागों में बांटा है कला को, दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं, यानी कि विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट को भी तीन भागों में बांटा है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, यानी पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट। और जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको दो में बांटा है, काव्य कला और संगीत। तो अपन थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन सी कलाएं हैं जिसका कि हमें ज्ञान होना आवश्यक है, और शिक्षण में इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे टीचर किसी अन्य एक्टिविटी में इन सब का प्रयोग करके अपने कौशलों को बढ़ा सकता है। जैसे चित्रकला, समस्त शिल्पों और कलाओं में सर्वप्रिय चित्रकला को माना गया है। यह माना जाता है कि चित्रकला भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक भावना की अभिव्यक्ति है। रेखा, वर्ण और अलंकरण की सहायता से चित्र का स्वरूप बनाया जाता है। सामान्य रूप में प्राचीन काल में तीन प्रकार के चित्र बनते थे: भित्ति चित्र, पट चित्र और फलक चित्र। आधुनिक चित्रकला में चेतन कला का स्थान भी प्रमुख है। आधुनिक चित्रकार कल्पना में विश्वास रखता है। भारत में अमृता शेरगिल है, रविंद्रनाथ टैगोर है, M.F. हुसैन आदि चित्रकार थे। चित्रकला के माध्यम से जो भी कल्पना है उस कल्पना को, उस भावनाओं को उकेरा जाता है। उकेरा का मतलब उसको बनाया जाता है और उसके माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है मूर्तिकला। भारत में मूर्तिकला को अत्यंत प्रतिष्ठित माना गया है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला पर आकर्षित है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट रूप को परिलक्षित करता है। प्राचीन मूर्ति निर्माण में धार्मिक भावनाएं और आस्था का बाहुल्य रहता था। मूर्तिकला को प्राचीन काल में वास्तुकला के अंतर्गत स्थान प्राप्त था। भारतीय मूर्तिकला के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: धार्मिक, स्मारक और अलंकरण। आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद है, शंखो चौधरी है और राम किंकर को अग्रणी माना जाता है। यानी मूर्ति में भी अलग अलग कैसे मूर्ति में अपने कैसे आकार देना है, कैसे उसके चेहरों के भाव को बनाना है और कैसे उस भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करना है, यह एक मूर्तिकार ही कर सकता है। तीसरा है वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला के विकास का स्रोत धर्म ही रहा है। मूर्तिकला और चित्रकला को वास्तुकला के अंतर्गत ही स्थान दिया गया था। प्राचीन गुफाओं, मंदिरों आदि में तीनों कलाएं एक साथ मिलती। वास्तुकला का अर्थ है उन भवनों का निर्माण कला जहां निवास किया जाता है। वास्तुकला को स्थान की कला मानी जाती है। वर्तमान समय में वास्तुकला पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब कभी भी भवन का निर्माण होता है तो इसको मुख्य स्रोत माना जाता है, इसको मुख्य ध्यान रखा जाता है कि वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए अपने भवन का निर्माण किया जाए। उपरोक्त तीनों कलाएं दृश्य कलाएं हैं और इसमें देख सकते हैं, इसलिए इसको दृश्य कलाएं कहा जाता है। अब है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में है परफॉर्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता है कि किस प्रकार वह अपने परफॉर्मेंस से, किस प्रकार वह अपनी कलाओं का प्रदर्शित करके अपनी प्रतिभाओं को दिखाता है, अपनी भावनाओं को दिखाता है। तो यह प्रत्येक शिक्षक को आना चाहिए ताकि वह बच्चों को खाली विषय वस्तु का ही ज्ञान नहीं दे, वरन अन्य विषय से संबंधित भी ज्ञान दे, ताकि जब कभी भी विद्यालय में किसी की आवश्यकता हो तो वह अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके। काव्य कला। काव्य में संप्रेषण का भाव और विचार भी होता है। विभिन्न युगों में तथा विभिन्न वर्गों के कवियों में काव्य प्रेरणा भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बाह्य प्रकृति का दृश्य, घटना, गुरु आचार्य, जीवन दर्शन आदि, इन सब भावनाओं को व्यक्त करना। कविता प्रत्यक्ष की जाती है और प्रत्यक्ष ज्ञान सशक्त अनुभूति है। कविताओं के माध्यम से
जो भी काव्य पाठ है उन सब के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, अपनी स्किल को दिखाता है और अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। कविताओं में जो जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग भी कई बार कवि उसका प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है संगीत कला। संगीत के विभिन्न आयाम हैं। गायन, वादन, नृत्य, गायन के माध्यम से अपनी विभिन्न कला का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे तानसेन है, भीमसेन जोशी है, पंडित जसराज है। ये सब वादन के यंत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे उस्ताद अल्लाह खां, रविशंकर सितार में, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी में। तो ये अलग अलग वादन यंत्र के माध्यम से अपनी भावना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। नृत्य के क्षेत्र में अपने चेहरे तथा हाथ पैर के माध्यम से भाव भंगिमा को दर्शाते हैं। जैसे गोपी कृष्ण कथक में है, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम है आदि। तो संगीत काव्य की भांति भावों को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कला के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास भी किया जाता है। जैसे कला शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना है। कला शिक्षण विधियों के माध्यम से विकसित किया जाता है। सृजन का दूसरा रूप कला को ही माना जाता है। प्रत्येक कला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक कार्य को संपन्न करती है। जैसे पहला है चित्रकला के माध्यम से कैसे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों में अपनी रुचि और भावनाओं के अनुसार सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक कला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक कार्यों को संपन्न करती है। अतः विभिन्न कलाओं से सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। जैसे पेपर फोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फूल बनाकर रंग भरता है। चित्रकला के माध्यम से प्राकृतिक चित्रण को भी उत्कृष्ट रूप प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है मूर्तिकला के माध्यम से। मूर्तिकला सामान्य रूप से कलाकार की भावनाओं को साकार रूप में सृजित करती है। मूर्तिकार अपनी कला से विभिन्न प्रकार की मूर्ति और खिलौना बनाता है, जिससे सृजनात्मकता का विकास होता है। इसी के साथ छात्रों में सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण की भावना का विकास भी होता है। तीसरा है संगीत। संगीत के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रागों और संगीतों के स्वरूप को देखने को मिलता है। शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत, लोक संगीत, इन सब विविध प्रकार के संगीतकारों के सृजन का ही एक परिणाम है। यानी हम इस गीत के माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। नाट्य कला के माध्यम से इसके द्वारा सृजनात्मकता का विकास संभव होता है। विभिन्न प्रकार की नाट्य कलाओं का मंच विद्यालय में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। नाटक के माध्यम से अच्छाइयाँ बताई जाती है और अभिनय में जो भी त्रुटियाँ होती है उसका निराकरण भी करते हैं। सुधारात्मक विचार नाट्य कला में नवीनता का सृजन करते हैं। इस प्रकार नाट्य कला में सहभागिता का प्रदर्शन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करता है। लास्ट है नृत्य कला। नृत्य कला के माध्यम से भी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। वर्तमान समय में नृत्यों के विभिन्न स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। ये सृजनात्मकता का ही परिणाम है। नृत्य कला के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाओं एवं परंपराओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए लोक नृत्य का सृजन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। छात्रों द्वारा भी नृत्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन करके सृजनात्मकता का परिचय दिया जाता है। इस प्रकार इसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मकता का विकास संभव होता है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार नियोजन से संबंधित कई सारे नाटक तैयार किए जाते हैं और दिखाया जाता है, तो कई बार वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस प्रकार की भूमिकाओं को दर्शाता है कि जो भी जनता है, जो भी बच्चे देखते हैं, वो उन पर छाप छोड़ जाती है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम वातावरण के प्रति स्वच्छता का अभिवृत्ति विकसित करने के लिए भी कई बार नाट्य कलाओं को हम ये सब करते हैं कि अगर हम स्वच्छ रखते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और अस्वच्छ रहता है वातावरण तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम ये भी नाटक के माध्यम से दिखाएं तो अवश्य ही इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है, इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन आवश्यक है कि वो किस तरीके से उसको प्रदर्शित करता है। तो जब तक उसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक वो अपने भाव भंगिमाओं को नहीं दिखा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कला शिक्षा के माध्यम से
हम बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, हम उनके अंदर की फीलिंग्स को बाहर अभिव्यक्त करवा सकते हैं, उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी का होना आवश्यक है।